Okay, बच्चों, I hope the screen is clear, audio, video, everything is clear to all. शुरू करेंगे. Okay. चलो, सॉलिड स्टेट में बच्चों as you know of course that we have to use, टेक्निकली देखा जाए तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें एक ही फंडा अपना यूज होता है ज़्यादा करके. वो कौन सा फंडा है पहले वो देख लेते हैं. क्या है अपना डेंसिटी. जो अपने को क्रिस्टल दिया रहेगा उसकी डेंसिटी कितनी रहती है, Zm अपॉन ए क्यूब Na. ये एक फॉर्मूला आप ढंग से याद कर लो. इसके ही सारे जो बोलते हैं ना कि डेरिवेशन, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स, फॉर्म्स जो है ना, वो हम लोग ज़्यादा करके यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं वो तो एक इस ढंग के फॉर्मूले से अपने सॉल्व हो जाते हैं. उसके अलावा देयर आर 2-3 स्मॉल फीचर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स. ना कौन से 3 टाइप के क्रिस्टल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक. ये पता है ना सबको, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब, राइट. नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ z. ये जो z का नंबर हमने ऊपर फॉर्मूला में लिखा है वो z क्या है, z क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स. एक क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज SCC में नंबर ऑफ एटम्स इज 1, BCC में इट इज 2, FCC में फेस सेंटर क्यूबिक में इट इज 4. 1, 2 एंड 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट. सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर, सिंपल. ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, R का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो यहाँ पर रेडियस जो है वो एटम का, उसका क्यूब के एज लेंथ से क्या रिलेशन. देखो क्यूब का जो साइड था आपका वो था A, क्यूब का साइड था A और इसके ऊपर एटम ऐसे रखे हुए हैं, एटम की रेडियस है R. तो ये तीनों क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए रेडियस और A का रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है. तो यहाँ पे R इज A/2, यानी कि साइड ऑफ क्यूब जो है ना, एज ऑफ क्यूब, उसका हाफ जो होगा वो होगा रेडियस. किसके लिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए. अब बोलोगे ठीक है, दिस हियर इन केस ऑफ BCC R इज √3/4 times of A, √3/4 times of A. And in case of FCC, this is interesting, it is A/2√2. What is 2√2? Basically √8. 2√2 is basically what, √8 ना. अगर मैं 2 को रूट साइन के अंदर लेके जाऊं तो 8 हो जाएगा ना, स्क्वायर. 2 square is 4. Okay. And last but not least also coordination number. वो coordination number easy है, 6, 8 and 12. कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, एक एटम एक टाइम पे कितने एटम से कांटेक्ट में है. अगर आपको ये बस इतना सा टेबल अगर पता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली पहले तो सॉल्व हो जाती है. और एक चीज़ है परसेंटेज पैकिंग. क्या है परसेंटेज पैकिंग. दीज आर वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर फैक्चुअली. ठीक है, नोबडी इज आस्किंग यू द डेरिवेशन ऑफ दिस इन नीट में आपको इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, तो फालतू उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो. वैल्यूज याद रखो, आगे बढ़ो. क्या वैल्यूज, पैकिंग किसका, SCC सिंपल क्यूब का पैकिंग कितना है बच्चों, 52.4. कितना है, 52.4. बॉडी सेंटर का 68, फेस सेंटर का 74. तो आप मेरे को एम्प्टी स्पेस करस्पॉन्डिंगली बता सकते हो. हाँ, 52.4 अगर पैक्ड है तो खाली, यानी कि वॉइड स्पेस कितना है, 47.6 SCC में. BCC में 32 है और FCC में 26 है. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यू शुड बी एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन, राइट. इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. बाकी जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो हम एक एक करके क्वेश्चन में कवर करते जाएंगे. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे. प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच ऑन बीइंग हीटेड फर्स्ट फॉर्म्स अ लिक्विड एंड देन एट हायर टेम्परेचर द टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसअपीयर्स. ऐसा कैरेक्टरिस्टिक किसका है. तो यहाँ तो सामने आपको डेफिनेशन से ही सीधा सीधा पता चल रहा है. वैसे ये ओल्ड सिलेबस में से अभी के इसमें आपको दिया हुआ नहीं है, बट बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख रहा है कि भाई सेकेंड लाइन को ध्यान से देखो. क्या बनाया उसने, क्रिस्टल था, क्रिस्टल को हीट करने पे तुरंत वो क्या बन गया बताओ,
लिक्विड बन गया, तो सीधा सीधा आंसर क्या है आपका, इट इज अ लिक्विड क्रिस्टल। क्या है वो, लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल ये वर्ड आप लोगों ने पॉपुलरली कहाँ सुना हुआ है? एलसीडी सुना? एलसीडी, एलसीडी स्क्रीन होती है आपके टीवी पे, मोबाइल पे। आईफोन की स्क्रीन आती थी एलसीडी की, अभी तो आईफोन 12 में उन्होंने चेंज कर दी, ओलेड कर दी, बट एलसीडी बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, बस यही है लिक्विड क्रिस्टल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंपल चीज है। सेकेंड वाला जो है, इसको स्टार मार्क करना बच्चों, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसको, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मतलब ये आपको रात में नींद से उठा के पूछा तो भी आना चाहिए। ग्लास इज नॉट अ सॉलिड, ग्लास इज अ, क्या है ग्लास? ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या होता है बच्चों? वो सॉलिड नहीं होता एक्चुअली, क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्यों होता है ऐसा? अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ना, टेक्निकली वो सॉलिड नहीं होते, इनको हम लोग सुपर सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? नकली सॉलिड। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सूडो सॉलिड्स आल्सो, वी कॉल देम अमॉर्फस सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। आप आपकी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें क्या लिखा होगा, आपको मिलेगा कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं या सूडो सॉलिड होते हैं बेसिकली, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड। तो आंसर क्या होगा 2 का, बताओ? सी। बहुत ही सिंपल। कांच बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सुपर कूल्ड लिक्विड का। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन है वो, अमॉर्फस है नेचर में। हाँ, ओके। तीसरा देखते हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब समझते हो? प्लेन जहां से इजीली ब्रेक हो सके। पहले इस वर्ड का मतलब समझ जाओ तो आंसर बता पाओगे। क्लीवेज का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लेन जहां से इजीली ब्रेक हो सके। आपने एक चीज समझी है कि अगर मैं क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जैसे कि आप समझो NaCl का, नमक का क्रिस्टल है आपके पास, तो जब आप उसको फोर्स लगाते हो तो क्या वो इजीली क्रैक हो जाता है, टूट जाता है? क्रिस्टलाइन चीज, यस, है ना? वो ब्रिटल हो जाती है ना, ब्रिटल होती है तो वो क्या होती है, जल्दी टूट सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? और वो जब भी टूटता है तो आपको क्या शार्प एजेस मिलती है? यस, शार्प एजेस मिलती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? आप सोचो लॉजिकली, मेरी बात समझ में आई आपको? डायमंड जब अपन कट करते हैं, डायमंड को शार्प एजेस मिलती है ना आपको, है ना? क्यों होता है ऐसा? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ऐसा क्यों होता है कि वो आसानी से वो क्लीवेज, यानी कि ऐसे प्लेन्स बता सकते हैं? सीधा सीधा नाम आपको दिख रहा है, नाम मैंने लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, क्लीवेज इज इन प्लेन्स विच कैन बी इजीली ब्रोकन एंड विल गिव यू शार्प एजेस। द आंसर विल बी बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन प्लेन्स। यस, क्रिस्टल सब्सटेंसेस, उनका नाम ही क्रिस्टलाइन है क्योंकि उनकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, पर्टिकुलर शेप है क्रिस्टल का। नाम क्रिस्टलाइन क्यों है भाई? इसीलिए है ना। तो आंसर क्या है? दे आर अरेंज्ड इन प्लेन्स। सिंपल, स्वीट। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। The ability of a substance to assume 2 or more crystalline substance structures. ये तो सब आपको नाम वैसे तो पता ही है। आइसोमेरिज्म किसमें किया है हमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइसोमेरिज्म तो सबको आता है ना। क्या होता है आइसोमेरिज्म? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो तो अलग होता है। यहाँ पर एक ही सब्सटेंस के मल्टीपल क्रिस्टल्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक। अगेन बायो वाले हो आप लोग तो आपको तो और भी अच्छे से पता होगा। मॉर्फो मीन्स अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो आप। तो मॉर्फिक, किसी चीज का शेप ही अलग है, क्रिस्टल का शेप ही अलग है। और पॉली मीन्स मैनी, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल है। तो आंसर क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मैनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। करेक्ट है, मैनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। हमने ये एलोट्रोपी के बारे में पढ़ा था, हमने पी ब्लॉक किया है ना बच्चों। मैंने आपको सल्फर बोला था, सल्फर के क्रिस्टल ऑर्थोरोम्बिक भी होते हैं, नीडल शेप भी क्रिस्टल होते हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा टाइप सल्फर, अलग अलग टाइप के सल्फर थे। तो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को। कार्बन को ऐसे बोल सकते हैं क्या अपन? कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी होता है, फुलेरीन के फॉर्म में भी होता है, बोल सकते हैं ना, राइट? तो बट वहां पर डायमंड और फुलेरीन को हमने उसके क्या बोला था? उसके एलोट्रोप्स बोला था। क्या बोला था उसको? एलोट्रोपिक फॉर्म बोला था ना, राइट? क्या यहां पर ऐसा फंडा है कि भाई अगर हम लोग बोले कि यार अगर आप समझो एक ही सब्सटेंस के सारे फिजिकल केमिकल फीचर लगभग सेम हैं,
सिर्फ क्रिस्टल्स में उनकी अरेंजमेंट अलग है, तब वो पॉलीमॉर्फिक कहलाता है। सो दैट इज आंसर इज बी। आइसोमॉर्फिक मतलब कि दो अलग अलग सब्सटेंस के सेम टाइप के क्रिस्टल। सी अगर ऑप्शन आपको चेक करना हो तो NaCl और KCl के क्रिस्टल एक जैसे शेप के होंगे, बोलो हाँ कि ना। अरेंजमेंट ओवरऑल जो शेप है वो सेम होगा ना NaCl KCl का, तो इसलिए वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आइसो, दो अलग अलग सब्सटेंस बट सेम टाइप के क्रिस्टल, उसको आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। अमॉर्फस तो आपको पता ही है ना, ग्लास अभी बोला, जो क्रिस्टलाइन है ही नहीं वो अमॉर्फस, जिसका कोई शेप ही नहीं है। चलो, तो कैटायन एनायन, फिफ्थ वाला, कैटायन एंड एनायन इन अ क्रिस्टल विल कंबाइन टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। ये तो बहुत इजी है यार, कैटायन और एनायन साथ में आएगा तो क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? कैटायन प्लस एनायन, करेक्ट ना? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आयोनिक बॉन्ड में कैटायन एनायन होता है। कोवैलेंट में क्या होता है? दो एटम्स होते हैं, है ना। मेटालिक में क्या होता है? मेटल्स होते हैं, सीधी बात है, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर टू आयोनिक सॉलिड्स CaO एंड Ki, ठीक है, CaO एंड Ki ये दोनों आयोनिक सॉलिड्स हैं। आप बोलोगे ठीक है, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। CaO has high melting point, yes. Lattice energy of CaO is larger than that of Ki, yes. Ki has higher melting point, yes. Ki is soluble in benzene, no. Why? हमारी golden statement of chemistry क्या है? Like dissolves like, बोलो हाँ कि ना? क्या? Like dissolves like, तो क्या मैं इसका ये मतलब बोल सकता हूं कि आयोनिक सॉलिड जो है वो आयोनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होगा और कोवैलेंट सॉलिड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व होगा? क्या ये बात आप अग्री करते हो? बेंजीन कैसा है बच्चों? कोवैलेंट है, और Ki आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है? आयोनिक है। तो आयोनिक चीज कोवैलेंट चीज में डिसॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सिंपल। और सारे आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाँ। लैटिस एनर्जी हाई होती है, हाँ, सीधी बात है, क्योंकि भाई उनका वेल फॉर्म्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है वो इन जनरल हाई होता है। डायमंड एक एक्सेप्शन है जो एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड नहीं है, वो कोवैलेंट है ना। डायमंड कार्बन है सिर्फ, डायमंड इज व्हाट? कार्बन है कि नहीं? डायमंड तो कंपाउंड भी नहीं है, डायमंड तो सिर्फ एक कोवैलेंट सॉलिड है, राइट? पर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, वो एक्सेप्शन है बच्चों। बाकी इन जनरल अगर हम बोल लें तो आयोनिक वाले के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होते हैं और कोवैलेंट वालों के कम होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इजी। देन यू हैव ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल जानने की जरूरत है, ठीक है ना? ध्यान से देखना। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप खोल के देखोगे तो उसमें एक पूरा टेबल दिया हुआ है आपको, जहां पर 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिए। कितने? 14। नाउ in the old syllabus it was a very frequent thing to ask for them। काफ़ी बार वो पूछते थे आपको कि कौन से टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में क्या एंगल है, क्या साइड्स हैं वगैरह। अभी इतना फ्रीक्वेंटली ये नहीं पूछा जाता, पर आपको मैं बेसिक आइडिया उसका ज़रूर दूंगा। देखो, देयर आर टोटल ऑफ 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ओके। और अगर मैं सब टाइप्स मान लूँ, सब टाइप्स, ध्यान से देखना, सब टाइप्स के हिसाब से 7 टाइप्स एंड 14 टोटल कैटेगरीज, तो सब टाइप्स के हिसाब से 14 इन ऑल। इनको हम लोग बोलते हैं इन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, सबको टोटल, ये जो 14 वेराइटीज आपको मिलती है ना सब टाइप्स मिलाकर, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रावे लैटाइसिस। क्या बोलते हैं? ब्रावे लैटाइसिस, ब्रावे लैटाइसिस। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अंडरस्टैंड। मैं बोलूं क्यूब, पहला क्या है? क्यूब। तो क्यूब में मैंने आपको 3 ऑलरेडी बताए, कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। बोला अभी मैंने स्टार्टिंग में, यही कहा ना लेक्चर के स्टार्ट में।
तो आप बोलोगे ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 3 टाइप हो गए। समझ में आ रही बात? फिर ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर एक में समटाइम्स 1, समटाइम्स 2, समटाइम्स 3 आपके सब वेराइटीज है, ठीक है। सारे आपको बैठ के रटने नहीं हैं, आपको ये 3 जरूर याद रखने, ये 3 तो 100% याद करनी ही है, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आएंगे। नाउ अदर क्यूब वेराइटीज ना, टिपिकल वंस विल कवर। चलो देखते हैं, जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की वो बात कर रहा है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों, देखो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में क्या होता है। अगर मेरा जो साइड्स हैं, साइड्स क्रिस्टल की जो साइड होती है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट यानी कि साइड्स जो हैं उसको आप बोलते हो ए बी सी। क्या बोलते हो? ए बी और सी, तो हो गए साइड्स। समझ में आ रही बात? जैसे क्यूबिक के लिए हम लोग कैसे करते थे, ये मैंने क्यूब बनाया, तो क्यूब के केस में कैन आई से बेसिकली ऑल साइड्स आर द सेम, यस और नो? क्यूब का डेफिनेशन ही वही है ना, सारे साइड सेम है, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ऐसा लिख सकता था? आप बोलते हाँ। और वो तीनों साइड्स के बीच के जो एंगल हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, समझो ये वाले एंगल्स जो है ना, ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल, ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल, ऐसे अलग अलग एंगल्स जो है वो भी तीनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे और 90 रहेंगे। बोलो हाँ कि ना? तो ये जो साइड्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ए बी सी, और जो एंगल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक कब बोलेंगे किसी क्रिस्टल को, ये सवाल है। क्रिस्टल को ऑर्थोरोम्बिक आप कब बोलोगे? समझ में आया? तो पहले तो देख लो एक्सियल रेशियो और एक्सियल एंगल का वर्ड फंडा समझ में आया आपको? एक्सियल रेशियो मतलब साइड्स, एक्सियल रेशियो मतलब साइड्स का रेशियो, और एक्सियल एंगल मतलब ऑब्वियसली एंगल का रेशियो, ठीक है। तो ये बोलता है फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों में से एक भी साइड इक्वल नहीं है, ये तो उसने बोल दिया। पर व्हाट अबाउट द एंगल्स? ऑल एंगल्स आर द सेम। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर द सेम एंड ऑल एंगल्स आर 90। इसका मतलब कैसा दिखेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा एक लेंथ ऐसी रहेगी, दूसरी लेंथ ऐसी रहेगी, तीसरी लेंथ ऐसी रहेगी। ये तीनों का जो साइज है वो अलग अलग है। इसको ए बोल दूंगा, इसको बी बोल दूंगा, इसको सी बोल दूंगा। तीनों का साइज मैच नहीं हो रहा, लेकिन तीनों के एंगल जो हैं वो सेम है, 90। ये एंगल भी 90, ठीक है, और ये नीचे वाला एंगल भी 90। तीनों एंगल्स कैसे हैं? अल्फा बीटा गामा 90। तो आंसर क्या आएगा? बी, यानी कि बॉम्बे। ऑर्थोरोम्बिक में साइड्स एक भी इक्वल नहीं है, एंगल सारे इक्वल है, दैट इज 90। ओके, उसको ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम बोलते हैं। क्या हमें ऑर्थोरोम्बिक के डिटेल्स और जानने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके डिटेल, उसके फॉर्मूले वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम मेंशनिंग दिस अगेन, ध्यान से सुनना। SCC, FCC, BCC, इसके अलावा बाकी कोई भी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। श्योर। सो दैट वाज नंबर 7। 8 पे जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज, राइट? फॉर डायमंड इज। ना अभी मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम्स, मैंने आपको अभी जो एक टेबल बताया यहां पर, क्या आप देख सकते हो? ये रहा, है ना? Z। एक गिवन क्रिस्टल में आपको किस तरह के एटम्स रहेंगे वो फंडा पता होना चाहिए। तो यहां पर नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डायमंड में देख लो कैसा होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूं। पहली बात तो डायमंड जो है ना, इसमें ये बताना बच्चों
ये पूरा कंपाउंड है कि सिर्फ कार्बन है? पहले ये बताओ। डायमंड इज अ कंपाउंड और एलिमेंट का फॉर्म? Diamond contains only carbon. Yes. Now this carbon forms FCC. Carbon forms FCC, and carbon atoms also occupy. ध्यान से सुनना. It forms FCC and carbon atoms also occupy half of the tetrahedral voids. Half of the टेट्राहेड्रल वॉइड्स. डायमंड में ये एक चीज ध्यान में रखना. क्या? ओवरऑल पहले समझो कि बाहर का जो FCC है, बाहर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है FCC का, वो कौन बनाता है? कार्बन एटम्स बनाते हैं, ऑफ कोर्स. अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बचा, अभी वॉइड्स की दो वेराइटी होती है ना, एक टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल. अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बचे, उसमें से आधे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन ऑक्यूपाई करता है? कार्बन ही ऑक्यूपाई. तो अभी आपको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने. तो अगर मैं बोलूं FCC के हिसाब से, तो यहां पे आपको सीधे सीधे 4 मिल गए. बोलो हाँ कि ना? ये समझ में आ रहा है? FCC के हिसाब से Z की वैल्यू हो गई, आप बोलोगे सर 4. ठीक है, परफेक्ट. हाँ, अब ध्यान से देखो. फॉर n नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 2n. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n. ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है कि भाई n एटम्स होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने? 2n. मैंने यहां पे क्या बोला? FCC में 4 एटम है, तो मैं बोलूं 4 एटम्स हैं FCC के, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? 8. बोलो हाँ कि ना? उसमें से कितने ऑक्यूपाई हुए बच्चों? हाफ, यानी कि 4 आर ऑक्यूपाइड. बोलो हाँ कि ना? 4 ऑक्यूपाइड. तो 4 एटम आपके FCC के और 4 एटम आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में, मतलब टोटल कितने एटम हुए एक यूनिट सेल में? हाँ, ये हुई ना बात. समझो, दैट इज ऑप्शन इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. ये नीट 2013 में आपका आया हुआ क्वेश्चन. अब इसमें क्या होता है, कई बच्चे ये रट के जाते हैं कि डायमंड FCC है, पर ये सेकेंड लाइन भूल जाते हैं. क्या? कि भाई डायमंड में सिर्फ FCC से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना है कि डायमंड में FCC के बाद जो वॉइड्स यानी खाली जगह बचती है. अब बोलोगे हाँ, और वॉइड्स जो हैं वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं, उसमें से आधे ऑक्यूपाई हुए, मतलब 8 वॉइड होते थे, उसमें से 4 किसने ऑक्यूपाई किए? कार्बन एटम ने. तो कार्बन के 4 एटम FCC में और 4 एटम वॉइड में, टोटल कितने हुए? 8 एटम, यानी कि नंबर इज 8. क्लियर बात? अच्छा क्वेश्चन. चलो, देन यू हैव 9th वन डायरेक्ट है. क्या बोलता है? इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस 1 यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स? ठीक है, हाउ मेनी यूनिट सेल. अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें Z की वैल्यू मार्क करके आते हैं. 4. क्वेश्चन को पढ़ो. क्या उसने ऐसा पूछा हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल? ऐसा पूछा है क्या? अगर वो पूछता हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल, तो आप क्या मार्क करते? B मार्क करते, तो 4 होता. पर वो पूछ रहा है भाई कितने यूनिट सेल से शेयर हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए फेस सेंटर क्यूब कैसा दिखता है. तो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा फेस सेंटर क्यूब कैसा दिखता है बच्चों. वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, फेस सेंटर नाम से ही पता हो जाएगा, पर फिर भी एक क्यूब है जिसके फेस के सेंटर पे एटम्स लगे हुए. अच्छा, कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं, ये तो पक्की बात है. कॉर्नर पे एटम्स होंगे, 1/8 शेयर होते हैं ना कॉर्नर वाले. और फेस सेंटर से कितने शेयर होते हैं? कितने फेसेस हैं क्यूब के पास? यार कॉमन सेंस लगाओ. फेस के क्यूब के पास कितने फेसेस हैं? 6 फेस है. क्यूब के पास 6 फेसेस है, तो इसका यूनिट सेल कितने? 6 फेसेस है ना. अब ये एक क्यूब है, समझो ये डब्बा एक क्यूब है. वैसे मतलब ये क्यूब नहीं है, आप समझ लो, इमेजिन कर लो. ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स है, ये क्यूब है. इसके इस फेस के ऊपर एक लगाऊंगा, इधर एक लगाऊंगा, इधर एक लगाऊंगा, इधर एक लगाऊंगा, इधर एक लगाऊंगा, पीछे एक लगाऊंगा. 6 जगह पे 6 और यूनिट सेल के साथ ये अपनी दीवार शेयर करेगा कि नहीं करेगा यार?
समझे कि नहीं समझे? फिर से देखो, सुनो, समझो। ये यूनिट सेल है, कैसा है ये? फेस सेंटर क्यूब। आप बोलोगे सही। तुम्हारा घर एक यूनिट सेल है। तुम्हारे ऊपर एक पड़ोसी रहता है, तुम्हारे नीचे एक पड़ोसी रहता है, तुम्हारे ये बाजू एक रहता है, ये बाजू एक रहता है। अब समझो तुम्हारे आगे भी एक घर है और तुम्हारे पीछे भी एक घर है। तो तुम्हारे घर की 6 दीवार तुमने शेयर की कि नहीं की? आप बोलोगे सर 4 दीवार होती है। अरे 4 दीवार प्लस रूफ प्लस फ्लोर रे बाबा, ठीक है? तो 6 तुमने शेयर किया ना। तो अब देखो, इन अ फेस सेंटर क्यूब एक यूनिट सेल और कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है, यानी कि उनसे जुड़ा हुआ है। आंसर बताओ। आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 6। क्या बात क्लियर हुई? कैन यू इमेजिन? थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा। 6 फेसेस, कितने? 6 फेसेस, ठीक है? बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट अपना रूम, अपना घर, ठीक है? चलो, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज 10th. When zinc converts from melted to solid, it has HCP structure. HCP is hexagonal close pack. आपके लिए आप सिंपल याद रखो, hexagonal close pack is basically nothing but FCC. देखो HCP लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? HCP, और CCP लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? CCP. तो आप उसको क्या मान के चलेंगे? बस आपको इतना ही है याद करना है, आप उसको ये मान के चलिए। मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है? आप दोनों को एफसीसी मान के चलिए, और एफसीसी मान दिया, आप आंसर बताओ। नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स, क्या मैंने टेबल में लिखा था? कितने एटम से वो जुड़ा हुआ है, क्या मैंने टेबल में लिख के दिया था? क्या कितना है? एफसीसी मान लिया तो कितना है? 12। आंसर आ गया, खत्म, एकदम इजी। क्या आएगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का? 10th का सी, यानी कि 12। क्यों? क्योंकि एफसीसी है, एफसीसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स। क्या ये बात समझ में आई? नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स, कितने लोगों से वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आंख बंद करके भी आना चाहिए। एफसीसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में कितने एटम है? कम ऑन। एफसीसी क्रिस्टल में Z की वैल्यू क्या है बच्चों? तो रटी हुई होनी चाहिए यार, Z = 4 फॉर एफसीसी, है ना? अभी तो बता दिया, कितनी बार हो गया ये, तो सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिर से 12th वाला सेम कितनी बार रिपीट है देख लो। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, वापिस क्या है? 4। कितनी बार रिपीट? तो आप बोल सकते हो ना, गारंटी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने दिख रहे हैं आपको कितनी बार आए हुए हैं। फिर से वही सी, यानी कि 4, है ना? अगर बीसीसी पूछता तो आप क्या मार्क करते हैं? 2। सिंपल क्यूब पूछता तो प्रिमिटिव, सिंपल यानी कि प्रिमिटिव क्यूब पूछता तो क्या बोलते हैं? 1। सिंपल, ठीक है, एकदम सही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप, अच्छा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, नीट 2019 में अभी 2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये टाइप का क्वेश्चन आपके बहुत ही फिक्स फॉर्मेट है ये, इस चैप्टर में से। जरा समझो फंडा क्या है, फंडा क्या है इसके फंडे को समझने के लिए हमको पहले क्या जानना है? पहले एक बेसिक फॉर्मूला जानना है। क्या? फॉर n एटम्स, कितने एटम्स? n एटम्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं VT मतलब वॉइड टेट्राहेड्रल। VT लिखूंगा, समझ में आएगा आपको? VT वॉइड टेट्राहेड्रल, ठीक है? नंबर ऑफ VT टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 2n, मतलब 100 एटम है तो 200 वॉइड, 1000 एटम है तो 2000 वॉइड, 1 एटम है तो 2 वॉइड। समझ में आ रहा है? हाँ, वैसे एक एटम अकेला वॉइड क्या ही बना लेगा। VO मतलब समझ रहे हो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। VO का मतलब क्या समझोगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? n। तो आप मुझे ये बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने होते हैं? n + 2n, 3n होगा ना, कॉमन सेंस बच्चों। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने होते हैं? 3n। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है आप देखो जरा, ठीक है? पहले तो आपको जो मैंने अभी तक सिखा दिया आप उसको अप्लाई करो, बस अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एक कंपाउंड है जो C और A से बन रहा है। क्या बन रहा है? C और A से बन रहा है, ठीक है? अच्छा, जो एनायन है, एनायन यानी कि A जो है, A वो बनाता है HCP स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला? HCP के लिए आप ऑटोमेटिकली क्या समझ जाएंगे? फेस सेंटर। ध्यान से सुनना, A जो है, A इज फॉर्मिंग HCP यानी कि फेस सेंटर। आंसर आ गया बेटा आपका। A के कितने पार्टिकल हो गए फिर आपके पास? 4 पार्टिकल। एक ही ऑप्शन है जिसमें A के 4 पार्टिकल है,
मतलब आप सोचो, अगर आप मैंने जो ये लॉजिक बताया ये आप लगाओगे, आपका आंसर 5 सेकंड में आ गया। करेक्ट आंसर है, गारंटीड, गारंटीड। ठीक है, आपने आंसर पहले ही मार्क कर दिया, फिर भी आपको मैं हेंस प्रूव करके बता देता हूं। ए इज फॉर्मिंग एफसीसी, देयरफॉर आपके पास ए कितने बच्चों? क्या ये बात समझ में आई सबको? इजी, बोलो। अच्छा, तो इसमें बताओ 4 पार्टिकल हो गए, कितने हो गए? 4 पार्टिकल, है ना? तो n की वैल्यू आपके पास 4 हो गई। तो मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए, जल्दी जल्दी बताओ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए? 4। आप बोलोगे ठीक है। अब वो बोलता है कि कैटायन जो है, नंबर ऑफ सी एटम्स, कार्बन बोल रहा हूं, कैटायन के एटम्स कितने हैं? 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या ये बात समझ रहे हो आप? 75% मतलब 3/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने हुए? 4 4 कैंसिल, कितने हुए? 3, तो C3। तो टोटल फॉर्मूला क्या हुआ? C3A4। देखो आंसर आपका सही आया कि नहीं आया? सिंपल, कितना इजी। बस ये जो मैंने लॉजिक बताया आपको वो याद रखना है। क्या बोला मैंने कि आप HCP और CCP दिया रहेगा तो आप पहले तो उसको फेस सेंटर क्यूब मान लेंगे। मान लिया आपने, 4 पार्टिकल आपके ए के हो गए, 4 एटम ए के हो गए। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे भाई? 4 एटम थे तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसमें से 3/4 75%, तो C3A4। बोलो हाँ कि ना? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट देखें। स्मूथ जा रहा है एकदम, सॉल्विंग फटाफट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इन कैल्शियम फ्लोराइड, अगेन ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम आयॉन्स दैट इज Ca2+ एंड फ्लोराइड आयॉन्स आर। ठीक है, तो अभी कैल्शियम फ्लोराइड यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयॉन्स आर। अब यहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है। नोट क्या करनी है? देखो, इन कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? CaF2, राइट? कैल्शियम फ्लोराइड में जो Ca2+ आयॉन्स है ना आपके, दे आर इन FCC स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? आर इन FCC स्ट्रक्चर। तो आप बोलोगे ठीक है, दे आर इन FCC स्ट्रक्चर। अच्छा, जो टोटल CaF2 एक कंपाउंड है। CaF2 क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, तो जो उनका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो 12 होगा, तो आपको पता ही है। FCC बोल दिया मैंने तो 12 आपको समझ में आ गया। लेकिन वो 12 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? B में 6 6 दिया है, C में 8 4 दिया है, D में 4 8 दिया है, तो A तो आंसर नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया। 4 + 2 6, 6 तो नहीं हो सकता, सिंपल क्यूब नहीं है ना, राइट? A नहीं हो सकता। B, C और D में से सोचना है। एलिमिनेशन कैसे किया, समझ में आया? हाँ, अभी देखना B, C और D में से कैसे। तो यहां पर आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं, आप खुद मेरे को आंसर बता पाओगे। देखो, ईच कैल्शियम इज bonded to or in contact with 4 fluoride above and 4 fluoride below। कैसा है? 4 ऊपर 4 नीचे। तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बता दो? 8। कैसे? हाँ, कैसे समझा? क्योंकि वो 4 फ्लोरीन को ऊपर टच कर रहा है, 4 फ्लोरीन को नीचे टच कर रहा है। कैसे करेंगे आप? सोचो कि कैल्शियम है सेंटर में और ऊपर यहां पर 1 2 3 और 4 फ्लोरीन को ये कांटेक्ट में। ठीक है, नीचे भी सेम ऐसा। अब ये जो अगर आप इसको इमेजिन थोड़ा सा करोगे, इमेजिन करो आपके 4 कॉर्नर पे, ऊपर आपके रूफ पे 4 कॉर्नर पे 4 फ्लोराइड आइटम ये रखे हो आयन, और बीच में एक बड़ा सा कैल्शियम रख दिया और वो कैल्शियम चारों को टच कर रहा है एक साथ। सेम में नीचे ग्राउंड के 4 कोने पे रख दो। समझ में आ रही बात है ना? तो अब आपको समझा अच्छा कि कैल्शियम जो है वो तो 8 फ्लोराइड को टच कर रहा है एक साथ, पर ईच फ्लोरीन का क्या? एक फ्लोरीन का क्या? सोचो जरा। एक फ्लोरीन एक टाइम पे कितने और दूसरे एटम से कांटेक्ट में रहेगा? एक फ्लोरीन एक टाइम पे 4। अभी ऑब्वियस है, यहां पर 8 आ गया, आपको आंसर तो आ गया ना यार। कैल्शियम का 8 आ गया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन
सी, तो फ्लोराइड सीधा सीधा हो गया 4, फ्लोराइड हो गया सीधा 4। आंसर एक से ही आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें क्या याद रखना है, इसमें मेन क्या याद रखना है, CaF2 में Ca2+ आर इन FCC स्ट्रक्चर एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ 4 फ्लोराइड अबव 4 फ्लोराइड बिलो, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोनिक रेडाई ऑफ ए एंड बी आर 0.98 एंड 1.81, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अभी इसमें ना एक फंडा लगता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस रेशियो रूल। क्या लगाता है हम लोग, रेडियस रेशियो रूल। जरा समझो, अब इस रेडियस रेशियो रूल में क्या आता है, देखो आपका R+ टू R- का रेशियो, कौन सा, R+ टू R- का जो रेशियो है बच्चों, वो अपने को कैलकुलेट करना है। कैटायन और एनायन का रेशियो, क्या यहाँ पे हमको A+ और B- का साइजेस दिया हुआ है आयोनिक रेडाई का, इस क्वेश्चन में देख लो, आपको लेफ्ट पे दिख रहा है A+ और B- का साइज हमको दिया हुआ है ना। अच्छा, तो पर्टिकुलर रेशियो के लिए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड है। क्या समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर रेशियो के लिए एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिवाइड द वैल्यूज, गेट द रेशियो, वो रेशियो कौन से रेंज में आ रहा है उससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो टेबल आपने लिख के दिया इसलिए इजी है। अब ये टेबल को आपको याद करने के लिए ना सिंपल क्या करना है ना, पहली वैल्यू जो है ना लेस देन 0.155 उसको याद कर लो। बाकी जो वैल्यूज है ना, अगर आप देखो तो 0.15 15 का स्क्वायर 225 होता है, वहां से वो रेंज आया सेकंड वाला। फिर 1.414 √2 का वैल्यू होता है ना, वैसे यहाँ पे 0.414 है, इजी टू रिमेंबर। फिर 1.732 √3 का वैल्यू होता है, वैसे यहाँ पे देखो 0.732। तो वैल्यूज याद करना बहुत इजी है इस टेबल का, अगर आप देखो बहुत इजी ट्रिक है आपको याद करने के लिए। अगर आप देखो ये वैल्यूज बहुत ही सिंपल है, राइट। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इस पर्टिकुलर रेंज में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 15 में आपको A+ और B- का रेशियो क्या आएगा, देखो जरा, मुझे बताओ। R+ टू R-, समझ रहे हो, कैटायन टू एनायन का रेशियो क्या आएगा बच्चों, 0.98 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.81 इंटू 10⁻⁻10। क्या ये समझ रहे आप लोग, ये कैंसल, 0.9 डिवाइड बाय 1.8, 0.9 डिवाइड बाय 1.8, अगर ऐसा होता तो सीधा ये 0.5 आ जाता। समझ रहे हो बात को, अगर अप्रोक्सीमेट होता 0.9 अपॉन 1.8 तो ये 0.5 आता, बोलो हाँ कि ना। तो ये 0.98 से ज्यादा है, तो ये मेरा 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, रफली कैलकुलेशन कर लोगे तो आ जाएगा 0.54। एग्जैक्ट चाहिए तो 0.5412 ऐसा कुछ आता है। अब मुझे बताओ 0.5412 कौन से रेंज में आ रहा है, क्या आप देख पाएंगे, 414 और 732 के बीच में आ रहा है। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं भी करनी थी तो सिर्फ 0.5 ही कर लेते कम से कम, इतना तो कोई भी बच्चा कर लेगा। तो इस रेंज में आ रहा है, ये तो क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, आंसर बताओ, ऑप्शन सी यानी कि 6 ना, ऑप्शन सी यानी कि 6 दिख रहा है यहां, राइट, इजी। इसमें रेडियस रेशियो रूल, और मतलब कि कितना ऑब्वियस था कि यहाँ पे आपको रेडियस रेशियो रूल लगाना है बच्चों, क्या इतना ऑब्वियस था ना कि आपको R+ और R- दिया है यार, कम ऑन, तो सीधा सीधा आपको क्या लगाना है, रेडियस रेशियो रूल लगाना है, ठीक है, दैट इज क्लियर। बताओ चलो नेक्स्ट वाला 16th वाला, एक एटम के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, n एटम के लिए n थे, तो आंसर क्या आएगा 16th वाले का, इजी, n एटम के लिए
n पर एटम, n एटम के लिए पर एटम पूछा है, पर एटम, एक एटम के लिए कितना। आप बोलोगे सर सीसीपी में आपने बताया टोटल एटम्स 4, अरे तो ये थोड़ी बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, क्या पूछा है पर एटम, यानी कि आंसर क्या आएगा, एक एटम के लिए एक। फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, फॉर n एटम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n। क्या ये बात समझ में आ गई। पर एटम, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, सर आपने सीसीपी बोला था, सीसीपी हमने 4 मार्क किया, कंप्लीटली रॉन्ग भाई, 1 आएगा। पढ़ो पर एटम बोला है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो सीसीपी डाल देगा वर्ड। क्या ये बात भेजे में गई सबके, यस श्योर। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड, कोई भी एक ऑक्साइड है, मिक्स है, मतलब कि उसमें जरूरी नहीं कि एक ही मेटल हो, कोई दूसरे मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर बोला है कि 2 अलग अलग मेटल है, एक डाइवैलेंट मेटल ए है, एक मोनोवैलेंट मेटल बी है, आप बोलोगे ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब टोटल एटम्स कितने, 4, करेक्ट। टोटल एटम्स होने चाहिए आइडियली 4, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, टोटल यहां पर एटम्स 4 है, पर एटम्स मतलब उसका जो एफसीसी स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल के अंदर 4 एटम हो गए, बट उसके अलावा वॉइड्स में भी और आ सकते हैं, जैसे डायमंड के केस में बताया था कि एफसीसी के 4 है प्लस वॉइड्स के 4 आ गए, तो टोटल 8 हो गए थे, याद है ना। तो यहां पर ये तो क्लियर है कि अच्छा भाई जो एनायॉन्स है, ऑक्साइड आयंस, पढ़ो थर्ड लाइन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन की, क्या बोलता है वो, द सेल इज फॉर्म्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस, यानी एनायॉन जो है, यानी कि एनायॉन जो है वो पूरा सेल बना रहा है, करेक्ट बात है, बोलो हाँ कि ना। जो एनायॉन है वो ही पूरा का पूरा क्यूबिक सेल बना रहा है। तो एनायॉन यानी ऑक्साइड जो है, एनायॉन यानी कि ऑक्साइड, पढ़ो ना थर्ड सेंटेंस क्या बोलता है, द सेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। आप बोलोगे ठीक है, तो मुझे बताओ ऑक्साइड के कितने एटम हुए, तो ऑक्साइड के कितने पार्टिकल हुए, ऑक्साइड ने एफसीसी बनाया ना गधे बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑक्साइड पार्टिकल कितने हुए मेरे पास, 4, क्योंकि मेरा यूनिट सेल, एफसीसी का यूनिट सेल किसने बनाया, ऑक्साइड ने बनाया। आप बोलोगे सर एफसीसी कैसे पता चला, अरे लिखा है ना क्यूबिक क्लोज पैक, क्या कर रहे हो, तो डायरेक्ट बोल दिया ऑक्साइड के 4 पार्टिकल, एवरीबॉडी अग्रीज, अंडरस्टूड, इजी। अब मुझे जल्दी जल्दी धड़ाधड़ बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने, मैं पूरी सेंटेंस नहीं लिख रहा अभी, वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल ऐसा लिखूं, कितने होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, 4 पार्टिकल के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने गधे बच्चों, 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, 4, क्लियर। चलो अच्छा, वो बोलता है A इज ऑक्यूपाइंग 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, पढ़ो सेंटेंस में क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड बाय A, यानी A के कितने पार्टिकल हैं, 8 का 1/4, समझ में आ रही बात, तो कितने हो गए, 2 हो गए ना गधों। हाँ, और B के कितने हुए बताओ जल्दी, B कितने बोलता है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय B, देखो 1/4 हाफ ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब 4 के 4 ऑक्यूपाई हो गए B के। तो अब मुझे बताओ पार्टिकल ऑक्साइड के 4, B के 4, A के 2, 2:4:4 रेशियो, क्या मैं उसका शॉर्ट स्मॉल रेशियो निकालूं तो 1:2:2 आना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। ABO का 1:2:2, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, AB2O2, यानी कि टोटल आंसर मेरा आ गया ऑप्शन डी। क्या ये बात भेजे में गई, इससे सिंपल नहीं हो सकता। क्या क्या फंडे लगाए, सारे फंडे जो सीखे लगा दिए, क्या क्या फंडे सीखे, सर सीसीपी बोला है, अच्छा किसने बनाया सीसीपी, ऑक्साइड ने, ऑक्साइड कितने हुए, 4, ठीक है।
चार पार्टिकल के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए? 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए? 4। क्लियर? टेट्राहेड्रल के 1/4 ऑक्यूपाई किए ए ने, सारे ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई किए बी ने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लो 2 4 4, रेशियो निकाल लो 1 2 2, आंसर आया A B2O2। क्लियर? ओके 18th वाला बोलता है रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन। कम ऑन यार, बोलो बोलो बोलो। सॉलिड कंपाउंड दिस मच, XY has NaCl type of structure, XY has NaCl type of structure, ओके। और रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, अच्छा रेडियस ऑफ कैटायन दिया, रेडियस ऑफ एनायन पूछ रहा है, तो इसमें आप क्या करो मालूम है, ये जो आपने कंपाउंड टेबल लिखा ना अभी, कौन सा रेडियस रेशियो रूल का, मैं आपको एग्जांपल भी लिखवा देता हूं उसमें, तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि किससे एग्जांपल कंपेयर करके लिखने। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का एग्जांपल B2O3, ये सब एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं ना वो बता रहा हूं। फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ZNS और CuCl, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का NaCl और MgO। ठीक है, देन यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का CsCl, सीसियम क्लोराइड, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इज बेसिकली ऑल मेटल्स। प्योर मेटल रहेगा ना तो FCC कोऑर्डिनेशन नंबर 12 में। तो यहां पर NaCl कौन सी कैटेगरी में आया? 6 वाली कैटेगरी में। ठीक है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फंडा है ये। ठीक है, तो 18th में वो बोल रहा है कि भाई NaCl लाइक स्ट्रक्चर, कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? क्या बोल रहा है वो NaCl के माफिक स्ट्रक्चर है ऐसा बोल रहा है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई फॉर NaCl, क्या फॉर NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ये मेरे को टेबल से पता है, मेरे को टेबल लर्न करना पड़ेगा उसके लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है बच्चों, ओके। एंड R प्लस टू R माइनस का रेशियो, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो R प्लस टू R माइनस का रेशियो जो है वो 0.414 से लेके किसमें अपना कितना नहीं 0.414 से लेके 0.732 तक के बीच में रहेगा। 0.4 से 0.7 के बीच में रहेगा, है ना? ओके, तो अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू भी मैं आपको देता हूँ, 0.414 वहीं से शुरू होता है बेसिकली, 0.414 ही है फॉर NaCl। R प्लस टू R माइनस का रेशियो इज 0.414। मिनिमम मैं ले लेता हूँ, चलो मिनिमम वैल्यू, और वही है एक्चुअल वैल्यू फॉर NaCl। ओके, तो अब आप आंसर बता सकते हो। कैटायन मेरे को 100 पिकोमीटर दिया है, एनायन कितना होगा, बस इतना ही है ना, आसान क्वेश्चन है बच्चों, करके देखें अभी। तो 100 अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.414, R माइनस की वैल्यू क्या होगी? 100 अपॉन 0.414, करेक्ट ना? क्या आएगा आंसर? 100 बाय 0.4। चलो ऐसे कर लेते हैं, 100 बाय 0.4, तो 100 बाय 4 to 10 ऐसे कर लूं, तो 1000 बाय 4, 1000 बाय 400, 1000 बाय 41। अगर 1000 बाय 40 होता तो 250 होता। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अभी ये यहां पर कैलकुलेशन में गड़बड़ प्लीज मत करना। 1000 बाय 40 होता तो 250 आंसर आता। अग्रीड बच्चों? 1000 बाय 40 होता तो 250 आंसर आता ना, 25 आता। 1000 बाय 40 होता तो 25 आता, है ना? तो यहां पर 0.4 नहीं 4.1। 1000 बाय 4 होता तो 250 आता, लेकिन 1000 बाय 4.1 है तो 250 से थोड़ा सा कम आएगा कि 250 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा? डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ओवरऑल आंसर थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। तो 250 से थोड़ा सा कम कौन सा आंसर है? 241। बस कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 241 इज योर आंसर।
दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ठीक है, जिनको ये नहीं समझा लास्ट वाला पार्ट मैथमेटिक्स के हिसाब से, उनको ज़रा बता दो। अगर मेरा 1000/4 होता तो 250 आता, इसको मैंने 4.1 कर दिया तो ये 250 से थोड़ा सा कम हो गया। बस ये फंडा मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आंसर मेरा 241 आया, यानी कि ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रिपीट फॉर्मेट आपको दिख रहा है बार बार। x occupies corner, y occupies tetrahedral void, something occupies half of octahedral void। ये वाला आने ही वाला है, गारंटीड, आप मान लो आने ही वाला है। ठीक है, चलो। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स x एंड y फॉर्म्स अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी उन्होंने बोला क्यूबिक स्ट्रक्चर, उन्होंने ये बोला सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब बोला? नहीं। HCP CCP बोला? नहीं, सिर्फ क्यूब बोला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, वो बोलता है x जो है वो कॉर्नर पे और y जो है वो फेस सेंटर पे। मतलब आगे जाके उसने बताया अरे एक्चुअली ना क्यूब ये फेस सेंटर क्यूब था। पहली लाइन में नहीं बोला, बाद में आके बोला अरे सुन वो एक्चुअली फेस सेंटर क्यूब है। अच्छा, फेस सेंटर क्यूब है तो आंसर पहले आप एटलीस्ट एलिमिनेशन से तो बता सकते हो कि किसमें से आंसर होगा। टोटल 4 होनी चाहिए ना, x का 1, y का 3 या x का भी a और b में से आंसर होगा, c और d में से तो हो नहीं सकता। 50-50 खेल लिया तुमने केबीसी का पहले। समझ में आ रही बात? तो नैरो डाउन तो हो गया ना। तो एग्जाम में कभी ऐसा हुआ दिमाग नहीं भी चल रहा है, तुक्का मारना है, तो 50% चांस तो राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम ये तो पहला स्टेप होना चाहिए ना अपना बच्चों, राइट? अच्छा, अब तो आंसर अपना 100% एक्यूरेसी से आएगा, वो टेंशन नहीं है, बट समझ लो क्या बोलता है वो बोलता है x और y है। आप बोलोगे ठीक है, x आया कॉर्नर पे, x क्या बोलता है वो? कॉर्नर पे आया भैया। y आया तुम्हारा कहां पे? फेस सेंटर। तो जब हम लोग x और y को लिख रहे हैं तो यहां पे कैसे लिखेंगे? कॉर्नर पे हर एटम का कंट्रीब्यूशन आता है 1/8। x कितने हुआ मेरे पास? 1। आप बोलोगे सर कॉर्नर पे 1/8? हाँ, क्यूब के हर कॉर्नर में, मैंने इसके पहले एक डायग्राम बनाया था ना अभी, ये वाला। क्यूब के हर कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है ना, दैट इज शेयर्ड बाय 8 अदर क्यूब्स। तो इसलिए इस यूनिट सेल के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8 है। ऐसे कितने कोने हैं तुम्हारे पास? 8 कोने। तो 1/8 × 8 मतलब 1। ठीक है, एक फेस पे थोड़ा दिमाग लगा लो ना यार। तुम्हारे घर की एक दीवार है, दीवार में मैंने एक होल किया, उसमें एक स्फीयर घुसा दिया, तो वो स्फीयर आधा तुम्हारे रूम में, आधा तुम्हारे पड़ोसी के रूम में होगा। ये बात अग्रीड करते हो? तो तुम्हारे रूम में कितना मिला? आधा। ऐसे कितनी दीवार कितनी है रूफ फ्लोर मिला के? 6। तो टोटल कितने मिले? 3। बस आंसर आ गया, 1/2 × 6 यानी 3। तो y कितने तुम्हारे पास? 3। तो फॉर्मूला क्या बना? xy 3। तो आंसर क्या आया? कितना इजी, इससे आसान कोई कर सकता है? सही तो है कि नहीं? चलो ओके, बी देखो सेम, अरे सेम, बी इज रिपीट, एक्स वाई की जगह ए बी। चेक करो, ए को कोने पे रखा, बी को सेंटर ऑफ फेस पे रखा। आंसर बता दो आंख बंद करके, तपाक से एकदम। हाँ, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी है कि नहीं? इजी है ना? सेम टू सेम। मैं लिख देता हूँ शेम टू शेम। अरे शेम, सच में शेम लिख दिया। सेम एज 19 ऐसा लिख देता हूँ। सेम एज 19, सेम एज 19 नंबर। ओके, देन यू हैव क्रिस्टल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन विच वन विल यू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम डिस्टेंस? किसमें आपका डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा बिटवीन द कैटायन एंड एनायन? ओके, किसमें कैटायन और एनायन का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन? तो इसमें तो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है भाई, आपको डिस्टेंस सबसे ज्यादा चाहिए कैटायन एनायन का, पहली बात ये सही है। हाँ, तो छोटे वाले चाहिए कैटायन एनायन या बड़ा वाले चाहिए?
थोड़ा लॉजिक, कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। कैटायन और एनायन दोनों छोटे होंगे तो डिस्टेंस कम ज्यादा होगा, लार्जर डिस्टेंस तुमको चाहिए, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस है मैक्सिमम। कैटायन एनायन दोनों छोटे छोटे होंगे तो कम डिस्टेंस होगा, कि दोनों बड़े बड़े होंगे तो कैसा कैसा चाहिए तुमको? ठीक है, डायग्रामेटिकली समझो 21 को यार। देखो, अगर कैटायन एनायन छोटे होते, अगर कैटायन एनायन छोटे रहते थे तो डिस्टेंस कम होता था ना, समझो डिस्टेंस है डी, समझो ये डिस्टेंस है डी। और अगर कैटायन एनायन दोनों बड़े हैं तो डिस्टेंस कितना, ये कैपिटल डी, बहुत बड़ा डिस्टेंस। तुमको क्या चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। क्या ये बुद्धि में जा रहा है? तो अब बताओ इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कैटायन भी बड़ा है, एनायन भी बड़ा है? लिथियम कैटायन बहुत छोटा है, फ्लोरीन कैटायन बहुत छोटा है, आयोडीन एनायन बड़ा है। तो अगर Li रहेगा तो कैटायन छोटा एनायन बड़ा, नहीं चलेगा। अगर CSF रहेगा, कैटायन बहुत बड़ा एनायन बहुत छोटा, नहीं चलेगा। LiF रहेगा, कैटायन बहुत छोटा एनायन भी बहुत छोटा, नहीं चलेगा। ऑप्शन ए देखो, सीजियम बड़ा, आयोडीन भी बड़ा, सीजियम आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता सीजियम बड़ा है? तो फिर मैंने आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, एस ब्लॉक पढ़ाया, उसमें क्या किया हमने, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज आयोनिक साइज इंक्रीजेस। लीना की रब ने सुनी फरियाद, पूरा ग्रुप 1 याद करा है आपको, उसमें सीसियम क्या कहाँ आता है? नीचे आता है, तो बड़ा होता है। और फिर फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 हैलोजन, वो भी याद कराएं, आयोडीन नीचे आता है, वो भी बड़ा है। सीधी बात है यार, है कि नहीं? सिंपल हो गया बच्चों, ठीक है। 22 को स्किप करना है, वो ओल्ड सिलेबस में था, अभी आपके नए सिलेबस में नहीं है, ठीक है। स्कैटरिंग प्लेन्स और उसका वो बेसिकली वो ऑप्टिक्स में से बोरो किया हुआ क्वेश्चन है, 22 को आपको नहीं करना है, ठीक है ना, वो हटा दो। चलो 23 में आ जाओ। 23 में क्या बोलता है? इंटरमेटालिक कंपाउंड LiAg crystallizes in cubic lattice, ठीक है। अगेन दे हैव नॉट मेंशन्ड कि कौन सा क्यूब है, वही ढूंढना है, वही तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोलता है कि भाई इन विच लिथियम एंड सिल्वर बोथ हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8, लिथियम भी 8 और क्या नाम है उसका, सिल्वर भी 8, ठीक है, LiAg। तो ये इनमें से कौन सा वाला क्रिस्टल है? मतलब लिथियम के रिस्पेक्ट में या सिल्वर के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कौन से क्रिस्टल का था बच्चों, याद करो जरा? BCC, बॉडी सेंटर क्यूब, इतना इजी। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया आपका 23 का? ऑप्शन सी, एकदम इजी, सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं। मैंने आपको जो टेबल स्टार्ट में दिया ना, ये वाला, ये टेबल आपने पूरा का पूरा लर्न कर लेना है एज इट इज, ठीक है बच्चों। इससे आपके 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, देख सकते हो आप। ठीक है, ओके। फ्लोराइड स्ट्रक्चर अभी ये तो कर लिया, थोड़ी देर पहले किया था। कैल्शियम का फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर था 8, फ्लोरीन का था 4, तो आंसर होगा C8, क्योंकि कैल्शियम का पूछ रहा है ना। कैल्शियम का 8 है, फ्लोरीन का, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इज इक्वल टू बॉडी सेंटर क्यूब 23 में। हाँ 25 देखते हैं। 25 एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर, डायरेक्ट टेबल में से पूछ रहा है आपको, देख लो, मैंने आपको वैल्यू दे दी। आंसर आपको 1 सेकंड के आंसर आना चाहिए। ये लास्ट ईयर का नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल के नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है? ए की वैल्यू 288 पिकोमीटर, और बॉडी सेंटर क्यूब दिया है तुमको, दिया है ना बॉडी सेंटर क्यूब, देखो जरा क्वेश्चन में BCC दिया है, ए की वैल्यू दी है 288, तो रेडियस कितना हुआ बताओ? मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको? रेडियस है √3/4 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि √3/4 इंटू 288। कैलकुलेशन भी नहीं करना है, वही आंसर है। देखो आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आ रही बात? इतना इजी, मतलब सीरियसली चेक कर लो,
दिया है ना फॉर्मूला, डायरेक्ट दिया है ना, √3/4 टाइम्स ऑफ a। यस, आंसर आ गया। सपोज वो FCC पूछता तो आपका आंसर क्या होता बच्चों? 288 अपॉन 2√2, है ना, 2√2 ऐसा 2√2 याद कर लेने का। ओके, BCC में वेकेंट स्पेस, वॉइड स्पेस कितनी है? टेबल में लिख के दिया है, टेबल याद कर लो, 90% तुम्हारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं यार, है ना। कितनी बार बोल रहा हूं, देख लो, बताओ कितना आएगा? BCC में कितना खाली जगह है? सिंपल क्यूब में 52% ऑक्यूपाइड था, तो 47 खाली था, 48 खाली था। बॉडी सेंटर में 68 ऑक्यूपाइड था, तो कितना खाली है? 32। 68 ऑक्यूपाइड, 68% पैकिंग था, तो 32% वाइड है। और अगर यही FCC पूछता तो 74% पैक्ड और 26%, यस 26% खाली, द ग्रेट खाली। देखते हो कि नहीं? देखते, द ग्रेट खाली का इंस्टाग्राम बहुत फेमस है, बहुत फनी है। देखने का, इट्स वेरी फनी, द ग्रेट खाली। तो आंसर यहां पे है 32%, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। देन यू हैव, इफ A इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब विल बी। अब यहां पर गड़बड़ नहीं करना, घाई नहीं करना, घाई नहीं करना। वो ये नहीं पूछ रहा है तुमको कि रेडियस ऑफ एटम क्या है, वो पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड वन कॉर्नर एटम। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो शांति से पढ़ो, क्या बोल रहा है। पहली बात, बॉडी सेंटर क्यूब दिया है, यस, बॉडी सेंटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है बॉडी सेंटर क्यूब है, उसकी एज लेंथ a है, तो बॉडी सेंटर का जो एटम है उसके और कॉर्नर एटम के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये वो पूछ रहा है। पहले तो ये समझो बात को यार, ठीक है। तो समझते हैं जरा, मैं आपके लिए ऐसे सामने का व्यू बना रहा हूं। बॉडी सेंटर क्यूब लिया मैंने और उसको बीच में से ऐसा काटा, बॉडी सेंटर क्यूब लिया, ठीक है, ये क्यूब लिया, क्यूब लिया, ये बॉडी सेंटर क्यूब है, इसके अंदर बॉल है, अंदर, समझ रहे? अंदर क्या है? स्फीयर है, बीच में बॉडी में, और कॉर्नर कॉर्नर पे भी स्फीयर है। मैंने ऐसा उसको बीच से काटा और तुमको साइड व्यू दिखा रहा हूं, इमेजिन कर पा रहे हो? तो तुमको बॉल ऐसा फ्लैट दिखेगा, बीच वाला, हाँ, तो इमेजिन करो जरा थोड़ा सा, ठीक है। तो तुमको अभी स्क्वायर दिख रहा है ना, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा पता नहीं टेक्निकल कुछ ग्लिच हो गया रहेगा, ठीक है। सो 27 ना, दिस इज 27, हाँ। तो यहां पर स्क्वायर मैंने बना दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई इसके अंदर अगर सर्कल होता, ये इसके बॉडी सेंटर क्यूब का आधा कटा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों। टच हो रहा है वो सब जगह, आप बोलोगे हाँ सही बात है, ठीक है। अभी जो कॉर्नर पे सर्कल है वो ऐसा दिखेगा ना। आइडियली सबकी साइज सेम होती है, आइडियली सबकी साइज सेम होती है, ऐसे मान लो। तो इसको भी बड़ा बना देना ना, ठीक है, ऐसा। तो अब वो सवाल आपसे क्या कर रहा है? वो सवाल ये कर रहा है कि भाई एक कॉर्नर का जो सेंटर, एक कॉर्नर का जो सेंटर है और ये जो बॉडी सेंटर का सेंटर है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ये कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वन कॉर्नर एटम इन द क्यूब, ये कितना होगा? पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोट करने की, कि
कि जो भी एटम्स है उनके मैं साइजेस जो है वो सेम मान रहा हूँ, ठीक है, एटम के, हाँ। अच्छा, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई BCC दिया है तो R की वैल्यू जो है, तो R की जो वैल्यू है वो टेक्निकली मुझे पता है कि √3/4 टाइम्स ऑफ A है। R की वैल्यू क्या है? √3/4 टाइम्स ऑफ A है, राइट? तो आप बोलेंगे हाँ सही बात है सर। तो ये मेरा बॉडी सेंटर का स्फीयर है, ये मेरा कोने का स्फीयर है, कॉर्नर का, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ओके। ये मेरा कॉर्नर का स्फीयर हो गया और ये मेरा और एक कॉर्नर का स्फीयर हो गया, ठीक है। अब मुझे वो पूछ रहा है कि इसके और इसके जो सेंटर हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है ना? तो कैन आई से इट इज डबल ऑफ आर, इसका रेडियस इसका रेडियस, कितना इजी, समझा कि नहीं समझा? इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, यस। तो डिस्टेंस कितना है? 2r। डिस्टेंस कितना हुआ? 2r हुआ। अच्छा, एनी वन कॉर्नर एटम बोला है ना, कोई भी कॉर्नर का एटम तुमने लिया, मैंने ये वाला लिया, ठीक है। और जिनको पूरा जानना है वो ऐसा, ये ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरह से कुछ दिखेगा, है कि नहीं बच्चों? अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि अच्छा ये ऐसे दिखने वाला है, ओके, है ना। तो यहां पर ये जो है डिस्टेंस, ये है 2r, तो टेक्निकली वो डिस्टेंस कितना हुआ? √3/4 इंटू 2, मतलब √3/2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि आंसर विल बी नॉट ऑप्शन सी, इट विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में कब बोलता अगर वो मेरे को सिर्फ r की वैल्यू पूछता, करेक्ट है, तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन, डिस्टेंस विल बी ट्वाइस ऑफ r। थोड़ा सा इसमें आपको सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए, आंसर इजीली आ जाएगा। चलो, मेटल फेस सेंटर क्यूबिक, ये है, एज लेंथ 408 है, डायमीटर, बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर है यार, कितना आएगा बताओ जरा। FCC दिया है बच्चों, तो R की वैल्यू a/2√2 है, बोलो हाँ कि ना। A की वैल्यू आपको दी है क्या? A की वैल्यू दी है, A की वैल्यू 408 दी है। अब इसमें मेजॉरिटी बच्चे सिली मिस्टेक कहां करेंगे बताओ? ये आपने फॉर्मूला जो है वो किसके लिए लिखा है? रेडियस के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ, तो 2r करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? तो डायमीटर विल बी, मेजॉरिटी बच्चे इसमें एग्जाम के दिन घाई करके नर्वस होके क्या करेंगे? सब कुछ करेक्ट करेंगे, रेडियस मार्क करके आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते है ना, हो सकता है आपसे भी गलती ऐसी होती हो। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ वॉट एवर इज रेडियस, रेडियस इज a/2√2, so diameter is twice of a/2√2, करेक्ट? तो 2 कैंसल, तो 408 डिवाइड बाय √2, है ना। (408 डिवाइड बाय √2) कितना होता है √2? सॉरी, 408 अपॉन 1.414, 1.414 होता है ना √2, 1.414। सिंप्लीफाई करें कैलकुलेशन को, 408 अपॉन 1.4 कर देता हूं, तो 14/10 ऐसा कर दूं, डिवाइड बाय 1.4 ना, सो 408, ठीक है, डिवाइड बाय 14/10, तो यानी कि इंटू 10/14 ऐसा कर देंगे, हाँ 10/14, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपेरेटिवली। तो 4080/14, 14 2s 28, दैट इज 2800, समझो। एक्चुअली इतना सब करने की जरूरत भी नहीं थी, शी काहे को, रफली कर लो ना, 400
रफली 1.5 करो, 400 रफली 1.5 कितना आएगा? 288 ही आने वाला है. दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर. आंसर आएगा ऑप्शन ए. करके देख लो चलो. ठीक है. 15 3 45 होता है रे बाबा. तो अगर 450 होता तो 300 हो जाता है कि नहीं? तो ये 300 से थोड़ा कम है. 450 से थोड़ा कम मतलब 300 से थोड़ा कम. खत्म हो गई बात. बस सिंपल. ज़्यादा टाइम पास नहीं करने. 288 चलो. ए दैट इज 288 पिकोमीटर. आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज क्या क्वेश्चन है? ए बी. AB crystallizes in body center cubic lattice with edge length A equal to 387. Distance between two oppositely charged ions is. ठीक है. टू oppositely charged ions का distance कितना है? अच्छा अगेन यहां पर फंडा क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर बॉडी सेंटर क्यूब है समझो, ठीक है, तो बाहर का जो क्यूब है वो एनायन बनाता है. ये मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में बोल चुका हूं. बाहर का जो क्यूब है वो एनायन बनाता है. फिर अंदर कैटायन जो वो या तो फेस सेंटर या बॉडी सेंटर में जाके बैठेगा या वर्ड में जाके बैठेगा. ठीक है ना? तो यहाँ पे वो सवाल क्या कर रहा है पहले ध्यान से देखो. वो बोल रहा है कि बॉडी सेंटर क्यूब है. आप बोलोगे ठीक है, 387 पिकोमीटर उसका एज लेंथ है. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयन, कोई भी दो ऑपोजिट चार्ज आयन्स के बीच का जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना है, ये आपको पूछ रहा है. यानी कि R प्लस और R माइनस के बीच का डिस्टेंस है ना. यस. क्वेश्चन समझ में आया? क्या मैं ये बोल सकता हूं पिछले क्वेश्चन कौन से वाले, ये 27 क्वेश्चन से आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि सर जो कॉर्नर पे था ना वो नेगेटिव वाला था, जो बीच में था वो पॉजिटिव कैटायन था. तो बस वापस से वही हुआ घूम फिर के डिस्टेंस. बोलो हाँ कि ना? डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव यही सेम नहीं हुआ? √3/2 टाइम्स ऑफ ए. वही तो है. अभी यहाँ पे ना आपके एनसीईआरटी वगैरह में आपके फॉर्मूले जो अगर आप देखोगे ना तो फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला कैसा दिया ध्यान से देखना. 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन R प्लस एंड R माइनस, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन R प्लस एंड R माइनस इज √3/4. ठीक है. और सॉरी √3 इज √3 टाइम्स ऑफ A. तो क्या मैं बोलूं डिस्टेंस इज √3/2A? यही तो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिया 27 में. तो आप फॉर्मूला रटने मत जाओ, सिंपल अपनी अकल लगाओ. क्या कि भाई सर आपने जो ये ड्रॉ किया है ना यही तो है, ये R प्लस मान लो इसको और इसको R माइनस मान लो, और यही तो डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज. टू सेम चार्ज वाले के बीच में बोलता तो मैं ऐसा करता R माइनस R माइनस. टू सेम चार्ज वाले के बीच में वो मेरे को बोलता तो मैं ऐसा करता कि नहीं करता? तो वैल्यू कितनी होगी बताओ? R प्लस प्लस R माइनस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एनायन. ऐसे लिखूं मैं R प्लस प्लस R माइनस डिस्टेंस बिटवीन कैटायन है ना, ऑपोजिटली चार्ज बोला है ना. तो आप बोलोगे ठीक है इज √3/2 टाइम्स ऑफ A. क्या A की वैल्यू दी है बच्चों? A की वैल्यू कितनी दी है देखो 387. √3 की वैल्यू मेरे को मालूम है 1.732. फटाफट आंसर निकालेंगे चलो. तो 387 इंटू 0.9 ऐसा बोल दूं? क्यों? क्योंकि मैं 1.732 को 1.8 ले लेता हूं, 1.8 डिवाइड बाय 2 कर लेता हूं. सही है? समझ रहे हो? तो इंटू 0.9 आंसर आ गया. बोलो जल्दी जल्दी क्या आएगा आंसर? इजी है. 387 में से 38.7 निकाल दो, कितना आएगा बताओ? 387 में से 38.7 निकाल दो तो आंसर आएगा 335.
अरे 387 का 9/10 करो ना, 335 आएगा ना रे। 380 में से 38 निकाला, 380 में से 38 निकाल दिया, रफली 40 निकाल दिया, तो 335 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया क्लोजेस्ट आंसर, इजी। चल, लिथियम बॉडी सेंटर क्यूब, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, सारे रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। लिथियम बॉडी सेंटर क्यूब, फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। BCC है, रेडियस का फॉर्मूला √3/4 टाइम्स ऑफ A। रेडियस कितना दिया है, अच्छा रेडियस ढूंढना है, रेडियस ढूंढना है, √3/4 मतलब 137/4, 1.732/4 इंटू 351, यस 350 कर दूं इसको, क्यों 2 से डिवाइड हो जाएगा 175, इसको रफली 1.8 कर लेता हूँ, 1.732, सो 0.85 है ना, 1.7 होगा तो 0.85, 0.85 175, 0.9 कर लो, चलो ठीक है ना, 0.9 कर लो बस, चलो 175 का 0.9 टाइम्स कर लो, करो कितना आएगा आंसर। 175 में से 25 माइनस करो ना रफली, तो कितना आएगा 151, आंसर आ गया ए। करके देख लो, सेम जो पिछले क्वेश्चन में लॉजिक अप्लाई किया था, सेम लॉजिक अप्लाई किया बच्चों। चलो दैट इज नंबर 30। 31 रिपीट, अरे फिर रिपीट, 31 फिर रिपीट, बट इस बार क्या है, फेस सेंटर क्यूब, इस बार क्या है, फेस सेंटर क्यूब, FCC। फॉर्मूला क्या होगा, A/2√2। तो बोलता है रेडियस क्या है, A कितना है 361, 2 इंटू 1.414, तो 361 डिवाइड बाय 2 पॉइंट, ओवरऑल अगर आप देखो ऐसा है ना, 361 डिवाइड बाय 2.818, बस आंसर आ गया। 361 डिवाइड बाय 2.8 मतलब 360 रफली डिवाइडेड बाय 3, 3 से थोड़ा कम है तो वैल्यू जो है वो 120 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 120 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 128, देखो आंसर आ गया डी। अब अगर इतना भी नहीं समझ रहा है तो गड़बड़ है, क्या बोला मैंने, 360 डिवाइड बाय अगर 3 होता तो 120 होता, यस और नो। अभी ये वैल्यू जो है मेरा एक्चुअल वैल्यू 3 से थोड़ा कम है ना, डिनोमिनेटर 3 से थोड़ा कम है, तो आंसर 120 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 120 से थोड़ा ज्यादा आंसर कौन सा है, 128। इतनी कैलकुलेशन तो समझनी चाहिए आप लोग, है कि नहीं। चलो तो आंसर आ गया डी। आई होप ये समझ में आ रहा है। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटाइसिस, नंबर ऑफ ब्रावे लैटाइसिस इज 14, बोला मैंने, नंबर ऑफ ब्रावे लैटाइसिस इज 14, ऑलरेडी सिखाया मैंने, तो बी तो सही है। ए देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड इज 8, ऑलरेडी बता दिया है कि नहीं। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया कि एक यूनिट सेल में कार्बन के, मतलब डायमंड के एक यूनिट सेल में कार्बन के 8 है, किया हमने 4 FCC में और 4 वॉइड में, तो 8, वो तो प्रूव किया था, तो वो तो करेक्ट है। अच्छा, ब्रावे लैटाइसिस 14 टाइप के होते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये भी करेक्ट है। फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इन अ प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव किसका दूसरा नाम था, सिंपल वाले का, उसमें कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड था, 52% ऑक्यूपाइड था, बोला था ना मैंने 52% ऑक्यूपाइड है। तो यहां पे तो ये बोल रहा है फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इज 0.48, गलत है, 0.52 ऑक्यूपाइड होना चाहिए, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो आंसर क्या हो गया बोलो, 32 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। वाई, बिकॉज फॉर प्रिमिटिव यानी कि फॉर SCC, फॉर प्रिमिटिव यानी कि फॉर SCC फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इज 52%, मतलब 0.52/1, ऐसा है ना, 0.52 है ना, 52 डिवाइड बाय 100, 52% यानी कि 52 डिवाइड बाय 100 यानी 0.52, और यहां पे बोल रहा है 0.48, उल्टा उसका वॉइड स्पेस 0.48 है,
तो ऑप्शन सी जो है ना वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। आप बोलोगे ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वॉलेटाइल, यस ऑफ कोर्स। देन रेडियस, रेडाई, डायरेक्ट टेबल में से पूछा, आंसर बता दो जल्दी जल्दी। रेडाई बता दो, 33 का आंसर रेडाई बता दो। 5 स्टार क्वेश्चन, आने की गारंटी है इसमें से कुछ। इफ ए इज एज लेंथ, what about the radii of SCC, BCC and FCC structures? क्या आएगा आंसर? देखो SCC के लिए 1/2 A है, BCC के लिए √3/4 A है और FCC के लिए 1/2 A है, करेक्ट? आप बोलोगे हाँ सही बात है। अच्छा, तो क्या ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों? ½ A, √3/4 A और 1/2 A। अच्छा, क्या आइडियली मुझे और इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए था रेशियो को? पर सिंप्लीफाई करता तो ½ A और √3/2 A और A 1/2 A आता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। 1/4 A होता अगर आगे तो हो सकता था, बट ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर है सीधा सीधा सी। बहुत बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में वेट करते रहते हैं कि कौन सा वाला मार्क करूं। इन मेनी केसेस दे विल डायरेक्टली गिव यू द फॉर्मूला एज इट इज, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलो, अच्छा, टोटल वॉल्यूम occupied in a simple cube, fraction of total volume occupied by atoms in a simple cube is how much? Is p by something, p by whatever, p by 3√2, p by 4√2, p by 4, p by 6 ऐसा बोला है। तो जरा इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं, ठीक है ना। ये डेरिवेशन में वैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, जो स्टेट बोर्ड के लेक्चर है उसमें मैंने किया हुआ है ना पूरा डिटेल में। मैंने जब थियोरी पढ़ाया था इसको डिटेल में किया था, राइट? उसका वीडियो भी है, देता हूँ, देखो। उसका वीडियो शायद मैंने ऐप पे डाला हुआ है, एक बार चेक करना। तो यहां पर क्या बोलता है, देखो, पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है बोलो? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बच्चों? तो बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो एक क्यूब होता है। अब बोलोगे हाँ, और सिंपल क्यूब है, क्या है? सिंपल क्यूब। तो टोटल एटम्स कितने हैं? एक। सिंपल क्यूब में एक ही एटम होता है ना, सिंपल क्यूब में एक ही एटम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हुआ? एटम स्फीयर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब हुआ, बोलो हाँ कि ना? 4/3 पाई आर क्यूब हुआ। अब बोलोगे हाँ। आर की जगह पे क्या लिखूंगा? आर की जगह पे ½ A लिखूं, तो ½ A द होल क्यूब। समझ में आ रही बात? तो 4/3 पाई A क्यूब बाय 8। समझ में आ रही है ना? ऐसे होता है ना। तो ये 2 2 जा, ये 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, मतलब π/6 A क्यूब। यस, एटम की वॉल्यूम हो गई π/6 A क्यूब। अब इजी है ना, बोल रहा है फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बताओ कितना रहेगा? टोटल में से एटम ने कितना ऑक्यूपाई किया वो, बस आ गया आंसर। फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड कितना होगा बच्चों? सोचो, टोटल कितना था? अब बोलोगे सर A क्यूब था, उसमें से एटम ने कितना ऑक्यूपाई किया? π/6 A क्यूब। A क्यूब कैंसल, तो π/6 आंसर क्या आया? अब वो गधों ने p/6 लिखा है, बट आपको समझ गया ना क्या है वो? π/6 है, राइट? तो ऑप्शन डी, इजी, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी वाला क्वेश्चन आपको नहीं है अभी, वो अभी इस नए सिलेबस में तो नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल कर दो, पिक्नोमेट्रिक वाला। पिक्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको नीट में नहीं आते, ठीक है। कराने को एक्स्ट्रा मैं वो करा सकता हूँ, बट फिलहाल उस पर फोकस करो जो क्या बोलते हैं,
आने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें बाद में अपन जब अपने पास बहुत टाइम बचा रहेगा तो कर लेंगे, कोई टेंशन। दिस वाज 34, 35 को स्किप किया अपन ने, 36 करते हैं। चलो, एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर इज दिस, if radius of cation is 110, radius of anion is। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है। अब यहां पर एज लेंथ, यूनिट सेल का एज लेंथ फेस सेंटर में कितना होता है, ये आपको जानने की जरूरत है, ध्यान से देखना। एज लेंथ इक्वल टू ए, कितना दिया, 508 पिकोमीटर दिया, ठीक है। आप बोलोगे ओके। ना ये एक एज लेंथ किससे बना है, फेस सेंटर है ना, फेस सेंटर है ना, तो एक एज लेंथ कितने किससे बना है, तो ऐसे सोचने की जरूरत है, ध्यान से देखना जरा। इसमें यू हैव टू थिंक ऑफ द फेस डायगोनल, क्योंकि फेस सेंटर क्यूबिक है, फेस सेंटर क्यूबिक है बच्चों, तो हम लोगों को क्या किसके बारे में सोचना पड़ेगा, फेस का, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। अभी फेस डायगोनल में मुझे बताओ, मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे बाहर जो है वो एनायन है, कॉर्नर पे कौन था, एनायन, कॉर्नर पे हमेशा बड़ा वाला एनायन। एनायन हमेशा आपका क्रिस्टल जो है ना, वो अगर कैटायन एनायन का चॉइस है ना आपके पास, तो क्रिस्टल कौन बनाएगा, जो एक्चुअल क्यूब है वो कौन बनाएगा, वो एनायन बनाएगा, ठीक है। और मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये समझो मेरा कैटायन है, ब्लू वाला, ये मेरा कैटायन है। या ओके। अब मेरा एनायन का रेडियस, मेरे कैटायन का डायमीटर और मेरे वापस एनायन का रेडियस, ये टोटल मिला के मेरा डायगोनल बना। बोलो हाँ कि ना, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। हाँ, ये टोटल मिलाकर मेरा डायगोनल बना, ठीक है। सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे, किसी भी एज के लेंथ पे भी सेम फंडा मिलता मेरे को, क्यों, क्योंकि ये क्यूब है ना, किसी भी एज के लेंथ में मेरे को क्या मिलता, सेम फंडा मिल जाता था। अब यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, व्हेन दे आर सेइंग एज लेंथ ना, दे आर हियर, you want to write a, I know edge length literally means what, a, but here technically they are giving you what distance, they are giving you the distance of r plus r plus r plus r। अभी बड़ा वाला रेडियस किसका है बताओ, एनायन का बड़ा वाला रेडियस किसका है, और छोटा वाला रेडियस किसका है, कैटायन का। ऐसा है फंडा, जरा प्लीज समझो क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों लेना है अपने को, आप बोलोगे सर ये आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, सिंपल करो। तो देखो भाई, ऐसा फंडा है, जब हम लोगों को रेडियस ऑफ कैटायन एनायन अलग दिया है, स्पेसिफिकली दिया है ना क्वेश्चन में, क्या बोलता है, कैटायन का 110 है, एनायन का बताओ, है ना, तो यहां पर वो वाला फंडा नहीं चलेगा ना। एज लेंथ में ओनली कोई एक रेडियस आर निकल रहा था, क्या सेपरेट रेडाई निकल रहे थे क्या, वो फॉर्मूला से r इज इक्वल टू a/2√2 से एक ही रेडियस निकल रहा था ना, तो वो वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको ऐसा समझने की पहले जरूरत है, ठीक है। ये बात समझ में आई तो ये इजी लगेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अब फंडा क्या है, तो मैं ऐसे बोलूँ कि 508 जो आपको लेंथ दी है वो एक्चुअली 2r + 2r है।
इसमें से मुझे कैटायन का रेडियस दिया है बच्चों कितना 110, तो ये 2r जो है वो 508 माइनस 220 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो r की वैल्यू क्या हुई 508 माइनस 200 करो 308 माइनस 20 288 और 288, तो 288 डिवाइड बाय 2 यानी कि 144 पिकोमीटर विल बी योर आंसर। है ऑप्शन? हाँ, 144 पिकोमीटर इज योर आंसर फॉर एनायोनिक रेडियस। क्या ये बात क्लियर हुई? सिंपल। ठीक है, आगे का अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसको।